जरा सोचिए, एक 22 साल का लड़का सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा है और पर्दे के पीछे वो हजारों करोड़ का घोटाला कर रहा है। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत की असलियत है। आइए इस पूरी चौंकाने वाली कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्कैम के साइज की। एक ऐसा आंकड़ा जो शायद होश उड़ा दे, 2200 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये रकम इतनी बड़ी है कि असम के चीफ मिनिस्टर तक को इस पर एक्शन लेना पड़ा। और क्यों ना लेते, इतनी बड़ी रकम से तो किसी छोटे राज्य का बजट तक चल सकता है। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड विशाल फूकन, और उसने सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोगों को अपना शिकार बनाया। ये बात इस सोच को भी तोड़ती है कि ऐसे स्कैम्स में सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इतनी कम उम्र का कोई शख्स इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकता है? और उससे भी बड़ी बात, इन स्कीम्स में ऐसा क्या होता है कि पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन तक अपनी मेहनत की कमाई डुबा देते हैं? तो चलिए जरा विशाल फूकन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उसका तरीका क्या था, कैसे उसने लोगों को अपने जाल में फंसाया। देखिए, विशाल का फॉर्मूला बहुत सीधा साधा था, जो उसने 3 साल तक चलाया। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया पर खुद को एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की तरह पेश किया। फिर उसने एक ऐसा वादा किया जिस पर यकीन करना मुश्किल था, सिर्फ 60 दिनों में 30% का रिटर्न। अब भरोसा बनाने के लिए उसने नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट की। इससे लोगों में बात फैली और आखिर में अपनी बहन की शादी में 2 करोड़ खर्च करने जैसी चीजों से उसने अपनी झूठी कामयाबी का दिखावा किया ताकि और लोग पैसा लगाएं। लेकिन जैसा कि हर पॉन्जी स्कीम के साथ होता है, इसका भी एक ही अंजाम होना था। जैसे ही नए लोगों का पैसा आना बंद हुआ, ये पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विशाल अकेला नहीं था, एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में था जिसका तरीका विशाल से बिल्कुल अलग था। मिलिए दीपांकर बर्मन से। अब इसका तरीका विशाल से एकदम अलग था। सोशल मीडिया पर चमक धमक दिखाने के बजाय उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और खुद को एक भरोसेमंद स्टॉक ब्रोकिंग एक्सपर्ट के तौर पर दिखाया। देखिए, उसने कैसे बड़ी चालाकी से अपनी एक छोटी इमेज बनाई। कभी छोटे मोटे इवेंट्स को स्पॉन्सर किया, तो कभी जाने माने एंटरप्रेन्योर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इन सब से उसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो बिजनेस की दुनिया का अगला बड़ा नाम है। तो एक तरफ था विशाल, ग्लैमरस इन्फ्लुएंसर, और दूसरी तरफ दीपांकर, जो खुद को एक कनेक्टेड इनसाइडर दिखाता था। तरीके भले ही अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही था। जब पर्दाफाश हुआ तो दीपांकर इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। अब ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर भारत में ऐसे स्कैम्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं? ये इतने आम क्यों हो गए हैं? तो असल में इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि 6 बड़े सिस्टमिक कारण हैं जो इन धोखेबाजों के लिए एक अच्छा खासा माहौल बनाते हैं। और इनमें से एक बहुत बड़ा कारण है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय जानकारी की कमी। आंकड़े देखिए, भारत की 73% आबादी, जी हाँ 73%, फाइनेंशियली वल्नरेबल है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, जिससे वे बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। और इसी में जुड़ जाती है बढ़ती बेरोजगारी की समस्या। जब सही मौके नहीं मिलते तो हताशा पैदा होती है, और यही हताशा कुछ लोगों को अपराधी बनाती है तो कुछ को आसान शिकार। तो हमने सिस्टम की बात की, बेरोजगारी की बात की, लेकिन इन सब के दिल में, इन सब की जड़ में क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन घोटालों को कामयाब बनाती है? कहीं ना कहीं ये सब हमारे समाज में पैसे को लेकर जो एक जुनून है, उस पर आकर रुकता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, जब पैसा कमाना ही सबसे जरूरी हो जाता है तो इंसान या तो दूसरों को जाल में फंसाता है या किसी और के जाल में फंस जाता है। इन सारे स्कैम्स, सारी कहानियों और सारे सिस्टम की गड़बड़ियों के केंद्र में सिर्फ एक शक्तिशाली भावना है, और वो है लालच। यही वो वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी इन जालों में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन और ज्यादा और जल्दी कमाने का लालच उनकी सोच पर पर्दा डाल देता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब पैसा कमाने की हवस ही पूरे सिस्टम को चला रही हो, तो असली गुनहगार कौन है? वो जो घोटाला करता है, या वो समाज जो ऐसे घोटालेबाजों को जन्म देता है?